नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं देश प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। बिहार की यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ करने हेतु कुल 10,332 पदों की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से 12 जिलों में स्वीकृत यातायात बलों के अलावे प्रदेश के अन्य 28 जिलों में यातायात थानों हेतु 4,215 और हाईवे पेट्रोलिंग योजना के लिए कुल 1,560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। BPR&D नॉर्म्स 2015 के अनुसार पटना जिले में पहले 850 हुआ करता था, वो बढ़कर 2600 बलों की स्वीकृति मिली है। बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यातायात बलों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जिलों में यातायात बल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार राज्य के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले एक साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPR&D द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना ज़िले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना ज़िले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक रेगुलेशन प्रॉपर हो, इसके दृष्टिकोण से जो आम नागरिक है, जो सड़क यूज़र है, वो नियमों का सही ढंग से पालन करे। एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपतियों से लेकर मीडिया पर भी अपनी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, कॉरपोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं, खासकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 उद्योगपतियों की लिस्ट निकाली है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी एवं एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा। राहुल ने आगे कहा कि कॉरपोरेट इंडिया की बात ही नहीं, जुडिशरी और नेशनल मीडिया में दलित न्यूज एंकर, आदिवासी एंकर का नाम बता दो। कॉरपोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉरपोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉरपोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते ना। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में आरोपी संजय राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सीबीआई की माने तो संजय राय ने कबूल कर लिया है कि वही लेडी डॉक्टर का कातिल है, उसने ही हत्या की है। उसने पूछताछ में बताया कि रेप के बाद उसने डॉक्टर को मार डाला क्योंकि वह चिल्ला रही थी। हर देशवासियों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या करने वाले दरिंदे संजय राय को फांसी की सजा हो पाएगी। देश भर में सड़क से लेकर अस्पतालों में डॉक्टरों का जो गुस्सा है, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? एक माँ बाप जो अपनी बेटी की हत्या के बाद किसी भी मुआवजे को लेने से मना कर दिया है और उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि आरोपी को फांसी हो, वह अब इतनी आसानी से संभव हो सकेगा? जिस आरोपी का केस सभी वकीलों ने लड़ने से मना कर दिया, अब उसका यह केस कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला वकील कविता सरकार लड़ेगी। जहां सारा देश आरोपी संजय राय को फांसी देने की मांग कर रहा है, वहीं वकील कविता सरकार का कहना है कि संजय राय निर्दोष है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो वे कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास करेंगे।
मांझी का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लिए यह पार्टी हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से भी हाथ मिला सकती है। मांझी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। एनडीए के जनरल थीसिस है कि जिस अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो और लोग हों, सब पाकिस्तान परस्ती स्टेटमेंट देते हैं, वो 370 क्लाउज का समर्थन करते हैं, वो वहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण का विरोध करते हैं और उसी के साथ कांग्रेस का अलायंस हो गया है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का अलायंस कुछ मुद्दों पर हुआ होगा और वो मुद्दा है कि 370 लाना चाहेंगे या कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जो उनका मुद्दा है उसके अनुसार काम करेंगे या आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे। तो ये बात को हम लोग एनडीए के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसीलिए हमने ट्वीट किया है कि वो पाकिस्तान पर काम किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद जेएमएम छोड़ने का फैसला किया है। वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। इस मुलाकात के दौरान असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन 2 फरवरी को मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 24 साल के बाद वो नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो झारखंड के आदिवासियों, गरीबों और युवाओं के लिए काम करेंगे। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक स्टंटबाजी चल रही है और राज्य सरकार पर इस बिल को रोकने के लिए दबाव दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना के फतुहा इलाके में वक्फ बोर्ड ने जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा कर दिया है। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को 1 महीने में जगह खाली करने के लिए कहा गया है। वक्फ बोर्ड के इस दावे का विरोध भी शुरू हो गया है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि यह जमीन हम लोगों की है और वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना पुलिस ने 2 कुख्यात नेपाली अपराधी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने नेपाली अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ा, जिसके पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर दोनों अपराधी भारतीय सीमा में प्रवेश करके डकैती और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के निशानदेही पर 2 दूसरे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। देर रात्रि SHO थाना बथनाहा को सूचना मिली थी कुछ लोग यहाँ टीका प्लानिंग कर रहे हैं। इस क्रम में उनके द्वारा रेड किया गया और जब रेड के क्रम में भगवानपुर चौक के पास पहुँचे थे, वो कुछ लोग इनको देख करके, पुलिस की टीम को देख करके भागे। इसके दौड़ कर भाग करके पकड़ने के क्रम में 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई जो कि नेपाल के हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोग निकाल रहे हैं। उनके पास से देसी कट्टा और कुछ डकैती में खास करके जो आरी पत्ती और ये काटने के जो औजार होते हैं वो भी बरामद हुए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि पिछले महीने जुलाई में 14 जुलाई को बथनाहा में एक डकैती हुई थी जिसके तहत नेपाल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पहले भी कई इस तरह के काम प्रतिवेदित हुए हैं जहाँ ओपन बॉर्डर होने के कारण नेपाल के ग्रुप आते हैं और यहाँ लोकल स्थानीय लोगों से मिल करके यहाँ डकैती करके लौट जाते हैं। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम बना करके इस काम को हम लोग तलाश रहे थे कि जो अभियुक्त है उनकी कैसे धरपकड़ हो और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और इसी में लोग के द्वारा अपने सहपाठियों का नाम भी बताया गया है कौन कौन लोग थे। और जो बथनाहा का डील हुआ था उसमें भी 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जिनके पास से जो डकैती के दिन जो आरी का इस्तेमाल हुआ था, आप ध्यान होगा उस समय जो नया बाँस काट करके सीढ़ी बनाई गई थी कमल वाले डकैती, तो वो आरी पत्ती भी मिला है और जो आदि का लूटा हुआ मोबाइल था वो भी इनके पास से रिकवरी हुई। इनके ग्रुप का गिरोह का पता चल चुका है। हम लोग उन पर भी गिरफ्तारी की कार्रवाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत है।
जय शाह को अगला आईसीसी प्रेसिडेंट बताया जा रहा है। उनके बीसीसीआई सचिव पद छोड़ने के बाद कौन इस कुर्सी को संभालेगा, यह चर्चा भी हर तरफ हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीडीसीए के रोहन जेटली को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। बतौर बीसीसीआई सचिव कई यादगार फैसले लेने वाले जय शाह के आईसीसी प्रमुख बनने की खबर सामने आ रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग वार्केले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। हिंद महासागर में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है, लेकिन भारत भी अपना दबदबा चाहता है। इस बीच एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है। हिंद महासागर में वर्चस्व के लिए भारत और चीन के बीच ग्रेट गेम जारी है। सोमवार की सुबह कोलंबो में एक भारतीय युद्धपोत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई कोलंबो पहुंचे। इसके साथ ही 3 चीनी युद्धपोतों ने भी ऐसा ही किया, जिसने हलचल पैदा कर दिया है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।